अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज चर्चा सरकार के उस फैसले की जो कैबिनेट में उसने संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको राहत देने का काम किया है। ऐलान किया कि उनकी पगार भी 16,000 से 20,000 रुपए के बीच में होगी, 3 साल के लिए नौकरी होगी, आरक्षण भी लागू किया और उसका क्रेडिट अनुप्रिया पटेल ने लिया। लेकिन अनुप्रिया ये भी बोल रही हैं कि अखिलेश पर हमला की उनका पीडीए खराब है, एनडीए का पीडीए अच्छा है उसमें। उधर संजय निषाद के सुर आप देख ही रहे हैं, दिन ब दिन बदलते हैं, फिर इधर फिर उधर, और मंत्री बने हुए हैं। अब राजभर ने भी साथ दिया है कि हम तीनों मिलकर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए कि संविदा कर्मचारी पर जो राहत मिली है उसका क्रेडिट किसको दे लिया, कौन ले रहा है, और फिर इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी ये चर्चा करेंगे। और क्या ये वाकई में अखिलेश का जो पीडीए है उसी को लेकर एनडीए में भी अब बड़ी चर्चा, इसीलिए कह रहे हैं हमारा पीडीए अच्छा है, उनका पीडीए अच्छा नहीं है। बेबसी, बेरोजगारी या बंधुआ मजदूरी, देश और प्रदेश में लाखों कर्मचारियों की ये वो कहानी है जिन्हें सरकारी शब्दों में संविदा कर्मी कहते हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर सालों से चल रहा शोषण भी किसी से छिपा नहीं है। सैलरी और सुविधाओं के नाम पर सब कुछ शून्य सरीखा ही होता है। नौकरी रोजगार की कोई पक्की गारंटी नहीं। लिहाजा संविदा कर्मियों के लिए अब योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे, और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा, और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। दरअसल असमान वेतन, बिना छुट्टी काम और तमाम अधूरी व्यवस्थाओं में सूबे के लाखों कर्मचारी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें उत्तर जेम पोर्टल से एजेंसी का चुनाव होगा, न कि किसी विभाग के जरिए चुनी एजेंसी से। अब कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 26 दिन काम लिया जाएगा। 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय होगा, जो कि 1 से 5 तारीख के बीच सीधे खाते में आएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी कर्मचारियों के खाते में जाएगा। ऐसी नियुक्तियों में हर तरह का आरक्षण भी लागू होगा। सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का दावा ये कि पुरानी व्यवस्था में कर्मचारियों का शोषण ज्यादा था।
समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग में तमाम विभागों में आउटसोर्स और संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है, लेकिन सैलरी के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। कुल मिलाकर समान काम और समान वेतन का सिद्धांत इस व्यवस्था में दम ही तोड़ देता है। वहीं सरकार के आउटसोर्सिंग सेवा निगम वाले प्लान पर भी सियासी बवाल मचा है। विपक्ष का तंज ये कि केवल 3 साल की अस्थायी क्यों, स्थायी नौकरी दे सरकार। इसी बहाने निजीकरण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधता दिखा विपक्ष। बहरहाल देश प्रदेश में वैसे तो हर विभाग की बुनियाद हैं ये कर्मचारी, लेकिन सरकारों ने कभी इनके दर्द को शायद सही से समझा ही नहीं। अब सरकार के आउटसोर्सिंग सेवा निगम की मंजूरी पर भी सवाल यह है कि इस पहल के मायने क्या हैं? क्या आयोग बन जाने से कम हो जाएगा इनका शोषण? क्या आयोग का ऐलान कर्मचारियों के लिए बनेगा वरदान? संघर्ष का कोई विकल्प न कभी हुआ है न हो सकता है। संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है और आप सबने जो संघर्ष किया, आज हमारी पार्टी जिस मांग को लगातार उठाती रही, वो मांग आउटसोर्सिंग में होने वाली नियुक्तियों के संबंध में। आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन न होने के कारण बड़ी संख्या में जो हमारे वंचित तबके के लोग थे वो प्रभावित हो रहे थे, उनकी हकमारी हो रही थी और हमारी पार्टी ने पूरी मजबूती से इस विषय को लगातार उठाने का काम किया है और आप सब कार्यकर्ताओं की यह शक्ति है, आपके संघर्ष की यह ताकत है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट में एक अहम निर्णय के तहत आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय गठित करने की आवश्यकता है और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहती हूं कि आप ऐसे ही डटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये मांग भी पूरी होगी। ये मांग भी पूरी होगी। और एक और जरूरी विषय है, हमारी पार्टी वंचितों के हक की बात करती है और पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ एक और जरूरी विषय है, इसे भी हम बार बार उठा रहे हैं, हर फोरम पे उठा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की आय सीमा में, क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन की दरकार है। देश के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, DOPT है, उसका नियम है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है उसमें हर 3 वर्ष में या यदि उससे पहले भी आवश्यकता हो तो संशोधन होना चाहिए। लेकिन 2014 में जब तक हमारे एनडीए की सरकार नहीं आई तब तक आय सीमा में संशोधन नहीं हुआ। उससे पहले की सरकारों ने
पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन करने की जरूरत नहीं समझी और लगातार ये विषय ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, अनुप्रिया पटेल जी ने ओबीसी क्रीमी लेयर को 8 लाख से 15 लाख तक की सीमा बढ़ाने की मांग की है और ओबीसी मंत्रालय के गठन की भी उन्होंने मांग की है। आप उनके इस दोनों मांग से आपका क्या स्टैंड है? सही है, उनके बयान पर जो उन्होंने दिया वो सही दिया है बयान कि 62% पिछड़ों की आबादी हो गई है, तो जो क्रीमी लेयर का मानक है, महंगाई बढ़ी, सब दाम बढ़े, तो फिर इसका भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। तो सही उन्होंने कहा है कि 8 से बढ़ा के वो 15 होना चाहिए। और मंत्रालय के गठन पर स्वाभाविक है भाई। देखिए, देश में अब राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बन सकता है, तो फिर ये पिछड़ों के उत्थान के लिए अगर वो डिमांड किया है अनुप्रिया पटेल जी ने, तो बहुत सही किया है। आप समर्थन कर? बिल्कुल समर्थन में है। तो जब संजय जी के साथ, अनुप्रिया जी के साथ वैचारिक आपके संबंध अच्छे हैं, तो पंचायत चुनाव मिलकर लड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग लड़ रहे हैं नहीं, अभी चुनाव कहाँ हो रहा है। अब देखिए, तो हम लोग ताल से निकल कर ताल कटोरा तक गए हैं ना। तो अब उसके बाद देखिएगा क्या होता है। एक संभावना है निश्चित। तो अभी तो हम ताल से निकलकर ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे थे और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो ये सरकार संविदा के नाम पर लाई है, इतना बड़ा आयोग, मतलब क्या आप धीमे धीमे माना जाए कि कम होती चली जाए नौकरियां सरकारी? कोई एक विभाग उठा लीजिए जिसमें संविदा पर नौकरी ना कर रहे हो। शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, हर विभाग में संविदा पर लोग हैं। जो खाली पड़ी जगहें हैं उनको क्यों नहीं भर रही सरकार? सतीश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सतीश जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आवाज आई नहीं आपकी। पीसीआर में कहूंगा जरा चेक करें। बिल्कुल, दरअसल ये आउटसोर्स में ही अब जब आरक्षण देने की बात कर ली जाएगी, आउटसोर्स में ही सारी चीजें, जिस तरीके से क्षेत्रीय दल खुशियां मना रहे हैं इस पे, ठीक है, जो जिनको आउटसोर्स कर रही है सरकार उनका ख्याल कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो आप पैसा देखिए कितना, जिस लेवल पे है वो कितना है कि 16 से 20 हजार होगा। आज नौकरी की लोगों को जरूरत है। जब वो काम आउटसोर्स कर्मचारी कर सकते हैं तो वही काम वो परमानेंट होके क्यों नहीं? सरकार कब वो कदम उठाएगी जब वो सरकारी महकमों में जो खाली पड़े रिक्त स्थान है उसको भरा जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी हों, ये कोई हो, ये लगातार यही मांग करते थे ना। संजय निषाद जी हों कि जो खाली पद है, जब चुनाव आता है तभी ध्यान आता है, फिर जब नीतियों पर फैसला हो रहा होता है तो जो मिल जा रहा है उसी को बेहतर समझ ले रहे हैं। जैसे उन्होंने, आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना, उन्होंने कहा कि फैसला ठीक है उनका, मेहनत की, अब हम 3 लोग मिलके। दरअसल कहानी पूरी पीडीए से लड़ने की है, तो दिखाने की है कि पीडीए से कैसे हम इन सब चीज़ों से जीत चुके हैं या जीतेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से सतीश जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, जी आप अपने, हम मेरे सवाल पे अपना जवाब दें जी।
फिर म्यूट हो गया सतीश जी। शायद कुछ टेक्निकल खराबी आ जा रही है सतीश जी से बातचीत में। तो जो इसमें है जीओएम पोर्टल से होगी पारदर्शी, मतलब ऐसा नहीं है सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है कि उनका ख्याल नहीं रख रही है, लेकिन बड़ी नौकरियां बड़े बड़े विभागों में पड़ी हुई हैं, खाली रिक्त स्थान है, उनको भरा जाए, ऐसा सब। आज बात हो रही थी वही राज्य संयुक्त कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं तिवारी जी से, तो वो कह रहे थे कि जो हमारे पास है लोग उनको मिलना चाहिए, आप पैसा वहाँ कहाँ दे रहे हैं। तो सरकार कई तरीके से काम करती है कि कैसे कैसे जो सरकार के कर्मचारी सरकार के पेरोल पे हैं उनसे अब वो, क्योंकि उनको बहुत कुछ देना पड़ता है। अभी तो पेंशन बंद हुई थी, तब उसके लिए कितना हंगामा हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म हुई, उसको न्यू पेंशन और यूनिक पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। वहाँ पर लोगों को नौकरी की अगर गारंटी होगी तो एक बड़ा उनको कहें कि एक पीछे से ये सपोर्ट आ जाता है कि सरकारी नौकरी है तो चलिए सब चलेगा, सही चलेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आउटसोर्स वालों को क्यों आप ध्यान, मतलब आप उनका ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, जो पहले से ही आउटसोर्स्ड है उनके लिए कुछ परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। वो परमानेंट, राजनीति में आप जानते हैं हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें को प्ले करना चाहता है या उसके मन मुताबिक हो। अब जैसे इस सब चीज़ों में अब वही बात बनेगी कि आरक्षण कब लागू होगा, जब 3 से ज़्यादा सीटें निकली हों। अब कहीं एक एक करके निकाल दें, ये लेटरल एंट्री में भी बहुत हुआ था, फिर विपक्ष को एक मौका मिलेगा। ये क्या है, पूरा क्या चक्कर है, या इससे कोई फ़ायदा मिलेगा? मैं सतीश जी से जानना चाहता हूँ। सतीश जी, आवाज़ आ रही है? जी, आप अपनी बात शुरू करें। नहीं, देखिए पुष्कर जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार के हालात बहुत बेहतर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो युवा है वो सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। देखिए, हर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं हो सकते, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है उसके पास बिजनेस नहीं हो सकते। उसके पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो पढ़े लिखे लोगों की है, जो बेरोजगार है, उसको सरकार को नौकरी देनी चाहिए थी, नियमित रोजगार देना चाहिए। और अभी तक क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुरेश खन्ना जी ने क्या कहा कि जो एजेंसियां हैं वो गलत करती थी। लेकिन आप ये भी तो बताइए सुरेश खन्ना जी, अगर एजेंसियां गलत कर रही थी तो क्या जितनी ये आउटसोर्सिंग में लगी हुई एजेंसियां थी, किसी एक भी एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किसी भी एजेंसी के खिलाफ सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। तमाम एजेंसियां जो बेरोजगार लोग थे उनका शोषण करती थी। 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 10 महीने का उनका कहीं ना कहीं वेतन मिलता था, 2 महीने का वेतन जो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो रख लेती थी। और उत्तर प्रदेश में आसपास के इलाके में यहां आप देखते हैं कि लोग पैसे देकर के नौकरी लगा रहे थे। अभी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि वो नियुक्ति खुद करेगी। सरकार एक ने सिर्फ पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के माध्यम से एजेंसियां चुनी जाएंगी, लेकिन एजेंसियां वही रहेंगी। दूसरी बात, परीक्षा की जिसकी बात कर रहे हैं, यहां भी सरकार ने कुछ नहीं कहा कि परीक्षा हम लेंगे या परीक्षा कौन लेगा, परीक्षा भी यही एजेंसी लेंगी। अब इन एजेंसियों को परीक्षा के नाम पर तमाम बेरोजगार लोगों को लूटने का एक अलग तरह का मौका लगेगा। तो ये चीजें बहुत बेहतर नहीं है। आप देखिए क्या कर सकते हैं। आपको कर्मचारियों की नौकरी, आप शिक्षा विभाग देखें, अभी तक भी शिक्षा मित्र जो है नियमित नहीं हो पाए। तमाम डिपार्टमेंट में आपने 4th क्लास और जो 3rd क्लास की है, आज योगी जी को 5 साल पूरे करने के बाद लगभग 7-8 साल उसमें सरकार में होगी। इस सरकार में होने के बावजूद भी योगी जी ने ना तो 3रे ग्रेड जो आपका क्लेरिकल स्टाफ आता है, जो 4th क्लास आता है, जो 4th वर्ग में आता है, उनकी एक भी नियुक्ति नहीं करी है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा को देखें, माध्यमिक शिक्षा में अभी
जो योगी सरकार है उसका कोई विज्ञापन नहीं है। तो जहां ऐसे हालात हो, जहां सरकार को नियमित रोजगार देने चाहिए, तमाम एजेंसियां जहां बेरोजगार लोगों का शोषण करती हैं, तो ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। अब आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है, अब लोगों को परमानेंट रोजगार देना चाहिए, परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी तो एक तरह का शोषण है कि इसी देखिए, अब अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे, एक अनस्किल्ड लेबर की भी जो लेबर है वो लगभग 500 या 600 रुपए के आसपास है। आप 11,000 रुपए दे करके अब तक आप क्या कर रहे थे? आप कितने पैसे में एक पढ़े लिखे वो आप व्यक्ति तो का कह रहे हैं शोषण 16 से 20,000 रुपए मिलेंगे ना। आप 16 में है कितना पैसा, आप ये बताइए ना सर। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्वालिफाइड व्यक्ति है, क्या वो सरकार के पास जाकर के कितने रुपए उसको मिलेंगे? दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अभी तक अनुप्रिया पटेल जी ने जिस तरह की बातें की, सर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है कि कोई भी सरकार अगर नियुक्ति करती है, जहां 45 दिन से ज्यादा अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो उसमें आरक्षण के नियमों का पालन ही करना पड़ेगा। अभी तक योगी सरकार बड़ा धोखा कर रही थी। 45 दिन से ज्यादा अगर आपको कहीं भी अपॉइंटमेंट करना, वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, कोई भी अपॉइंटमेंट होगा, 45 दिन से ज्यादा अगर कोई अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा तो वहां आपको आरक्षण के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने बहुत सारे दलितों के, पिछड़ों के तमाम पद खा लिए। आपने जो शिक्षा विभाग में 20,000 पद जो पिछड़ों के आपने खाए हैं, दलितों के खाए हैं, उनमें आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लोगों को भेजा है ना, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एक नई छोटी सी बात बताता हूं, लखनऊ की एकल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। वो एकल हाई कोर्ट में जो केस गया है, 4 मेडिकल कॉलेज हैं, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज और ये 4 मेडिकल कॉलेज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने, और इनमें आरक्षण लागू इसलिए नहीं हो सकता कि एक विशेष प्रावधान के तहत ये मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन सरकार की गलत पैरवी की वजह से जो लखनऊ हाईकोर्ट की एकल बेंच जो है इस आरक्षण को खत्म कर रही है। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये तरीका ठीक नहीं है। योगी जी को सरकार चलाए, ठीक है, उनको कुछ लोगों को मदद करनी है, फायदा करना है, लेकिन लोगों को ठगना नहीं चाहिए जी। लेकिन सतीश जी, थोड़ा जहां पर नौकरियां निकल नहीं रही थी वहां पे कम से कम अब कम से कम वो जाके कहीं शिकायत तो कर सकते हैं। आप क्या पॉइंट टेकन कि सीधी सरकार भर्ती नहीं कर रही है? अब सरकार इसमें भी संविदा में खुद टेस्ट लेगी तो फिर वो पैसा, वो पैरामीटर्स तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, आप भी जान रहे हैं। नहीं, तो सरकार 2-3 चीजें, खजाना सरकार का खाली है, ये आपने सबसे पहला शायद जब वाक्य शुरू किया था तब बताया था कि आर्थिक हालात ठीक नहीं। फिर जब पता है तो उसमें जो बेहतर हो सकता है कुछ तो हो रहा है। अगर हर चीज क्रिटिसाइज की जाएगी तो वो कहां तक सही है? मैं आपके पॉइंट से सहमत हूं, आपने जितने पॉइंट उठाए जी। नहीं देखिए पुष्कर जी, अभी सरकार ये दावा कर रही है कि जब से योगी सरकार आई है, सरकार के पास साधन बने हैं, जो सरकार की आर्थिक सेहत है, सरकार स्वीकारे तो सही कि उसकी आर्थिक जो सेहत है वो बहुत बेहतर नहीं है। देखिए 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि ये जो एजेंसियां है, सरकारी पैसा है, तमाम सरकार में बैठे हुए लोग उन्हीं की ही एजेंसियां हैं, उन्हीं के लोग इस एजेंसी को चला रहे, और प्रत्येक जो है कर्मचारी का एक बहुत निश्चित धन इन एजेंसियों के पास भी जा रहा है। पैसा सरकार का है, इस सरकार के बीच में जो बीच के जो बिचौलिया है। और एक छोटी सी बात और बताता हूं, उसका एक पॉइंट है कि 1% कर्मचारी को बाकायदा जो निगम इन्होंने बनाया है, उस निगम में 1% पैसा आपको काटना ही पड़ेगा। एक 40,000 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमाएगा तो 400 रुपये सरकार, एक जो निगम में सरकार के द्वारा नियुक्त लोग होंगे, उनका खाना खर्चा होगा, तो उनके लिए एक अलग तरह की धन की व्यवस्था है। देखिए मेरा कहना यह है कि वो तो ESI है, पेंशन है, काम के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सरकार, वही कहता हूं ना, जब सरकार को देना होता है तो वो बहुत उसको समझ के और उसको करना होता है। वो ऐसे, अब कम से कम कहीं तो आउटसोर्स वालों को ही सुनी जाएगी। मेरे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रमेश ठाकुर और डॉक्टर आलोक पांडे। रमेश जी, ये मेरी सतीश जी से अभी लंबी बातचीत हुई 1-on-1,
वो कह रहे हैं सरकार के पास आर्थिक स्तर पर वो बहुत कमजोर है। दूसरा, ये आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की को भी अभी धोखे में ही रख रही है सरकार। अगर उनका टेस्ट कराना है तो सरकार की तरफ से कोई एजेंसी होनी चाहिए। अब जो एजेंसियां ले रही हैं वो अपना भी कट लेती हैं, और 40,000 में तो कोई मिलेगा नहीं। जो सरकार ने रेट रखा है वो 16 से 20,000। तो पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ये चाहिए कि ये आप कितना सही मान रहे हैं कदम, या 27 की नज़र में वो पीडीए वर्सेस पीडीए फंस रहा है तभी ये लाया गया है? नहीं, देखिए सतीश प्रकाश जी जो कह रहे हैं उनकी बातों से मैं 100% एग्री करूंगा, क्योंकि ये विसंगतियां होंगी जब ये नया आउटसोर्स जो इन्होंने विंग बनाया है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं होगी। इसमें यही होगी, अब ये बन क्यों रहा भाई? आपने 6 साल पहले एक चीज चलाई कि भैया निजीकरण को हम ज्यादा अब एक बढ़ावा देंगे, तो उसमें क्या है, आउटसोर्सिंग के तौर पे हम लोग संविदा कर्मी से काम करवाएं। उस समय भी डिबेट हुई थी, उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था कि भाई सरकारी कर्मचारियों के जगह आप ये प्राइवेट लोग क्यों रख रहे हो? तो उस समय सरकार की तरफ से ये दलीलें दी गई थी, नहीं, निजीकरण जितना होएगा उसका फायदा होएगा, सरकारों का बोझ कम होगा, और प्राइवेट व्यक्ति होता है वो ज्यादा काम करता है। लेकिन उसको लब्बो-लुभाव आप तुलनात्मक अगर आप देखो आज की डेट में, तो जो कंपनियां ठेके पे जिसको रखी जाती है, वो कभी कभार इतनी उनकी ब्लैकमेलिंग करती हैं उनके साथ में। अपने घर में अगर शादी ब्याह हो तो उनको ये कह के अपने घर में काम पे लगवा दिया जाता है, झाड़ू पोछे के बर्तन भी मंजवाए जाते हैं कि हमने तुम्हें नौकरी दी, सरकारी दफ्तर में रखा। तो इस तरह ये उदाहरण है, ये उदाहरण मात्र है। अब जिस तरीके से 27 का अब ये बिगुल बजने वाला है, 1-1.5 साल रह जाता है, उस समय जो पीडीए ने जो एक अपनी भूमिका अदा कर दी है, एक अपना दमखम दिखा दिया है, तो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत तरीके से तो ये चीजें तो देखो उनको लाना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ओपीएस आप बहाल करते, या फिर उसके एवज में कोई चीज ऐसी लाते जो कहते भैया देखो निजीकरण का तो हमने देख लिया, उसका हमें फायदा हो नहीं पा रहा है, हम फिर आएंगे। अब ये 2-2.5 लाख इस समय वैकेंसी कई विभागों में इस समय पड़ी हुई हैं, आप उसको 20% भी भरने की अगर घोषणा कर दे चुनाव से पहले, मुझे लग रहा आपका तुरफ का पत्ता इतना भी हावी हो जाएगा, आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पता नहीं उनका थिंक टैंकर क्या है, आउटसोर्सिंग भी पड़ेगी ना डॉक्टर आलोक पांडे, कि खाली जगहों को भर देंगे। अब बिहार में आप देखिए ना, तेजस्वी यही कह रहे हैं, जो खाली पड़ी थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे थे हम देंगे दवाई, पढ़ाई और लिखाई, कमाई का जरिया। उन्होंने कहा हम भरेंगे पद, और आखिरी में जब सरकार में आ जाते हैं तो वो गिनती भी कम हो जाती है। अब बिहार में लड़ाई ये पड़ी है कि नीतीश जी कह रहे हैं हमने भरी है, वो कह रहे हैं जब तक हम 6 महीने साथ रहे तो हमने किया साल भर। क्या इस फैसले में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या जो एक पीडीए वर्सेस पीडीए का माहौल तैयार हो गया है तो उसमें जरूरी हो गया था कि कुछ भी कहा जाए तो कुछ तो दिखाने के लिए रहे? जैसे सतीश जी और रमेश जी का कहना है कि सरकारी नौकरी करिए, रमेश जी आगे गए, उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करते, लोगों में विश्वास बढ़ता। तो कुछ व्यवहारिक कमियां, सरकार दावे कुछ भी कर ले। अब जिस आर्थिक पक्ष पर सतीश जी इशारा कर रहे थे कि सरकार की हालत खराब है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो फिर ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या हो रही थी पिछले 8 सालों से? ये निवेश जो 40-40 लाख करोड़ आ रहा वो कहाँ चला गया? ये इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो ये फिर पैसा है नहीं, तो फिर कर्मचारियों के लिए मतलब ये कहाँ पर गैप आ रहा है? क्योंकि आप बच्चों को भी ट्रेंड करते हैं नौकरी के लिए, तो क्या अब आप उनको समझा रहे हैं? पुष्कर जी, भी 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा दिया था और उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश भारत के टॉप 5 प्रमुख राज्यों में है जीडीपी के योगदान में पूरे भारत, यानी वो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के डेटा के अनुसार तो उत्तर प्रदेश के खजाने में इस तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक प्रबंधन होता है, हर सरकार की अपनी एक सोच होती है।
तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सोच है उसमें वो आर्थिक प्रबंधन को लेके चल रहे हैं और उसपे वो उत्तर प्रदेश को जो ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है या एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट है, जो वर्ल्ड लेवल पे एक पैरामीटर है किसी इकोनॉमी को रन करने के लिए। भारत की इकोनॉमी देखिए 1990 तक इसी गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल पर थी, लेकिन 90 के अंत तक आते आते ये जवाहरलाल नेहरू मॉडल था जिसमें सबको ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाए मानवीय दृष्टिकोण से, उचित भी था, लेकिन वो मॉडल 40-50 साल में फेल हो गया और भारत सरकार के पास, राज्य सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार के पास अंतिम समय में जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उनको वेतन देने के पैसे नहीं थे सरकार के पास, तो उन्हें सोना गिरवी रखना पड़ा। तब पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब देने की पॉलिसी है इससे देश की इकोनॉमी गति नहीं पकड़ रही, इससे गरीबी नहीं दूर हो पा रही है, इससे हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो वो जो नेहरू मॉडल फेल हुआ उसके बाद कांग्रेस ही एलपीजी लेकर के आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा और देश की इकोनॉमी में एक बूम आया और आज भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एलपीजी आई उसमें सब अच्छाइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का जाना है, जिसमें सरकारी नौकरियों का कम होना है, ये नुकसान है। लेकिन आज मुद्दा ये है कि संविदा कर्मचारियों की बात, तो संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो भी काम किया है, जो सत्ता में होता है, अभी समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो जब उन्होंने प्राइमरी जो शिक्षक थे उनको परमानेंट किया था, जो शिक्षा मित्र थे, तो वो भी चुनाव के समय ही किया था उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है अभी तो 1.5 साल चुनाव का समय बाकी है। तो इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, अगर संविदा कर्मचारियों को वेतन सही से मिलता है, समय पर मिलता है, 3 साल तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा, कम से कम जब तक कोई बड़ा कारण नहीं होगा, तो जॉब स्टेबिलिटी हो। और चौथा, जैसा कि केंद्र में चल रहा है संविदा कर्मचारियों के लिए, ये मेरे पास जानकारी है जो भारत सरकार की है, उसमें 2026 मिड में सबके वेतन जो 20 से 25 हजार पाने वाले लोग हैं उन्हें 35 और 40 हजार के आसपास वेतन मिलेगा। तो मेरे पास जो जानकारी है कि ये मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनाएगी, तो न केवल 20 से 25 हजार से 35 से 40 हजार वेतन भी बढ़ेगा, एक जॉब स्टेबिलिटी आएगी, दूसरा जिसको भी जॉब मिल रहा है इसमें भी पीडीए लागू होगा, कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर की तरह का जो जॉब है उसमें भी कम से कम एक आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, जिसमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो इससे जो पिछड़ा और दलित समाज है कम से कम उसे भी, जो गरीबी के चरम स्तर पर है उसे भी कम से कम इस चर्चा के दूसरे राउंड में वहीं पे जा रहा था और आपने वो सवाल भी, आपको लग रहा है कि सरकार इतना ऐसे निकालती है कि उसमें ओबीसी के लिए भी जगह रह जाए? वो तो कहती संविदा पर रख रहे 2 जरूरत निकालती है, लेटरल एंट्री में मैं कड़ा क्वेश्चन जरूर पूछ रहा हूं और आपसे ही शुरुआत करता हूं। लेटरल एंट्री में आपने क्या देखा? एक बार 45 निकाली अभी तो सब वापस लेनी पड़ गई क्योंकि उसमें लगाया नहीं था। अब किस विभाग में उस पारदर्शिता के लिए क्या करा जाएगा कि किसी विभाग में कितनी जरूरत है और कब निकलेंगी? एक बहुत बढ़िया आने वाला समय बताए, रोड मैप सरकार बताएगी, लेकिन अगर सरकार ये कह रही है जैसे सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है लागू होता है, सरकार अगर डिसाइड कर लेती है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, राजनीतिक न्याय करेंगे, तो सरकार करेगी। इसमें हम पहले दिन से प्रश्न क्यों उठाए कि कैसे लागू करेगी? अरे उसकी पारदर्शिता रखती ना कि भाई हम ट्रेजरी के विभाग में 15 सीटें खाली हैं, पहले उसका वो निकलेगा कि ये 15 सीटें किसी जिले में खाली है नोएडा की, वहां पर अब ये संविदा पर अभी हम रख पाएंगे बाबू। इस तरीके की पारदर्शिता कैसे साबित होगी? अब वो कौन टीओ लिख के देगा कि किसको अभी कितने लोग जरूरत है? ये जो आपने बात कही ना कि आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण भी दे रही है सरकार, अरे आरक्षण मतलब क्या है? मैं वो अभी फिर सतीश जी कहेंगे कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आप ये देखिए ना, सरकार को कहीं पे तो एक चीज पारदर्शिता आप कहीं भी लाइए, अगर फिर पैसा है कहिए आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो फिर मांग तो हो ही रही है लगातार प्राइवेट सेक्टर में, तब भी उसका विरोध है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण नहीं देंगे हम, क्वालिटी गिर जाएगी। और जब काम कराना है, बंधुआ मजदूरी करनी है 16 से 20 हजार, उसमें भी नहीं देंगे, उसमें दे देंगे।
ये कैसे बनेगी प्राइवेट बात? सेक्टर में आरक्षण तो भारतीय संविधान के खिलाफ है ना। भारतीय संविधान में तो जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में है, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकार सरकारी नौकरियों में जो संविदा नौकरी निकाल रही है उसमें, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भारत का संविधान नहीं कहता देने के लिए। आर्टिकल 15 कहता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब होगी, सरकारी नौकरी होगी, उसमें सामाजिक न्याय के तहत जो व्यक्ति पिछड़े हैं तो फिर ये गलत कर रहे हैं, उसमें आर्थिक तौर पर भी जोड़ फिर दिया गया है। संविदा में क्यों दे रहे हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं जाऊंगा अभी सतीश जी के पास इस सवाल को लेके, फिर वो संविदा में क्यों दे रहे हैं? संविदा नौकरी भी सरकारी नौकरी का ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट है, इट्स नॉट ए प्राइवेट जॉब। सरकारी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, ये प्राइवेट सेक्टर क्या में जॉब नहीं सतीश है। जी, मैं सेक्टर आप की बात जो कर रहा हूं, प्राइवेट और सरकारी आलोक नौकरी की पांडे बात जी नहीं कह कर रहे हैं, रहा। आप उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको फिर बताया कि संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है, योगी सरकार ने पिछड़े दलितों के साथ 7 साल तक फ्रॉड किया। कोई भी नियुक्ति, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, चाहे वो आउटसोर्स पे हो, वो नियुक्ति में अगर 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति होगी, उसमें आपको आरक्षण के नियमों का फॉलोअप करना ही पड़ेगा। देखिए यहां लोचा क्या है बेसिकली, पुष्कर जी, खेल क्या है, खेल समझिए। अभी ये निगम का जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी एक्ट के तहत है, मतलब ये कंपनी है, और आप ये बड़ा चालाकी से लोगों ने गेम किया है। ये कंपनी एक्ट में है, तो यहां कर्मचारी के लिए जब से आदरणीय मोदी जी ने जो आपके जो सर्विस लॉ में परिवर्तन किया है, उसमें परिवर्तन ये है कि अब किसी भी कंपनी को किसी कर्मचारी को निकालने के लिए पहले 3 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा। 3 महीने का नोटिस देंगे तब आप निकालेंगे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का या कोई भी कर्मचारी अगर कंपनी में भी काम कर रहा। अब सरकार ने एक सीधा सीधा इसमें परिवर्तन ये कर दिया है कि बिना नोटिस दिए कोई भी कंपनी अपने किसी कर्मचारी को निकाल सकती है। इसका भरपूर फायदा यही एजेंसियां उठाएंगी। यहां कर्मचारियों को धमकी दी जाएगी, उसमें लिखा है कि अगर आप बैड कंडक्ट होंगे तो ये एजेंसी के पास राइट होगा, वो कभी भी आपको निकाल सकती है। तो ये शोषण है। एक छोटी सी बात और कहूं कि कर्मचारियों को लेकर के मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या कहीं की भी सरकार हो, जो कर्मचारी है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारें हमेशा कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आते हैं तो वो कर्मचारियों की बाकायदा पेंशन खत्म कर देते हैं 2004 के अंदर, अप्रैल 2004 के अंदर। एक छोटी सी बात और कहता हूं, 7th पे कमीशन लगा। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही कर्मचारियों एक एक करके बहुत टाइम करेगा, उसको आपको बेसिक के साथ मर्ज करना पड़ेगा। सरकार ने नहीं किया ना। आज कर्मचारी का बेसिक डीए जो है उत्तर प्रदेश में 54% है, केंद्र में लगभग 58% के आसपास हो गया। मगर सतीश जी, वो तो 6 महीने में लागू ही करना पड़ता है। नए कमीशन की बात कर दी, 8वां आप कमीशन सुनिए, बनाएंगे तो सही, लेकिन उसका गठन आपने नहीं किया, उसका कोरम आपने पूरा नहीं किया। तो सरकार नहीं चाहती कि वो किसी भी रूप में जो सरकारी कर्मचारी है वो खुश रह सके, वो खुशहाल रह सके। जी, मैं ये कह रहा था, जो आपने कहा अलाउंसेस की कमी आ जाती है केंद्र से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में तो ये फैक्ट है कि 6 महीने से ज्यादा आप नहीं देरी कर सकते। 6 महीने के अंदर आपको जो केंद्र सरकार दे रही है अलाउंस, वही अलाउंसेस आपको यूपी सरकार को अपने कर्मचारियों को देने पड़ेंगे। नहीं, देखिए पुष्कर जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो 7th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन है कि डीए जैसे 50% को क्रॉस करेगा तो डीए को आपको बेसिक के साथ मर्ज करना ही पड़ेगा। ये 7th पे कमीशन की बाकायदा रिकमेंडेशन है। लेकिन सरकार ने 50% क्रॉस करने के बाद भी डीए को बेसिक के साथ मर्ज नहीं किया। उससे बचने के लिए तमाम कर्मचारियों की बहुत मांग के बाद सरकार ने अभी जाकर के एक कमीशन बनाने की बात कही है। कमीशन बनाया नहीं है, किसी को अध्यक्ष नहीं किया है। तो मुझे ऐसा अनाउंस कर दिया है 8th पे कमीशन। आलोक जी, मैं आता हूं रमेश ठाकुर जी। अनाउंस इसलिए किया है कि जो 50%, चूंकि डीए 50% को क्रॉस कर गया है, उसको डीए को मर्ज ना करना पड़े बेसिक से, कर्मचारी को उसका लाभ होगा। उस लाभ वो लाभ कर्मचारी सरकार से ना उठा सके, उसको भटकाने के लिए आपने 8th के कमीशन की घोषणा की है। कमीशन बनाया नहीं है, उसका कौन अध्यक्ष होगा, उसका कौन मेंबर होगा, इसमें समय लगता है। अब आप कैसे 26 में आप कैसे डिक्लेयर करेंगे?
तो ये चीजें हैं। मेरा मानना, ये सरकार से मेरा एक सवाल, मैं सरकार बीजेपी और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारों का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो एम्प्लॉय है, देखिए मानव संसाधन से बड़ा दुनिया का कोई संसाधन नहीं होता। किसी भी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के बाद मानव संसाधन बहुत बड़ी व्यवस्था है। चाइना ने अपने मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग करके इस दुनिया में अपना एक इकोनॉमिक डंका बजाया। सरकारों का ये फेलियर है कि सरकारें, अगर आपके पास भारत में सबसे सतीश जी ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं सरकारों को लेके और कर्मचारियों के साथ खड़े दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं 5th पे कमीशन से चला जाता हूं 95 से। एक 6th पे कमीशन छोड़ दीजिए, मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं, 6th पे कमीशन छोड़ दीजिए, बाकी किसी पे कमीशन में कर्मचारियों का भला नहीं हुआ। वो इस हाथ से देती है, दूसरे हाथ से निकाल लेती है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, मैं आता हूं, अगर इस बात को ऐसे देखें कि ये 27 के लिए पीडीए वर्सेस पीडीए है, क्योंकि एक मांग और रखी है क्रीमी लेयर वाली, जिसका समर्थन अनुप्रिया पटेल ने रखी, जिसका समर्थन ओम प्रकाश राजभर ने किया। अब जैसे ही क्रीमी लेयर फिर से डिफाइन होगी, अगर वैसे तो डायरेक्ट डिफाइन कर नहीं पाएंगे, केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो 15 लाख होगी तो बहुत लोग फिर बाहर होंगे, फिर इसी सरकार पर आरोप लगेंगे कि ये गरीबों का हक मार रही है। डॉक्टर रमेश, आपको आवाज आ रही है रमेश जी? जरा मैं पीसीआर से कहूंगा रमेश जी। आलोक जी, आपको मेरा ये सवाल समझ जी आपकी आवाज आप आज बहुत कनेक्शन। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं वही जानना चाह रहा हूं, सरकार ने ये पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, अब वो उन्हीं के सहयोगी दो कह रहे हैं कि अब क्रीमी लेयर बढ़नी चाहिए। नहीं, देखो, इसको 2-3 चीजों से समझना पड़ेगा पूरे एपिसोड को। अब विपक्ष तो जो है, जो दूसरे दल है, इनके साथ सहयोगी, वो तो अपनी राजनीति करेंगे। अब क्या है, 27 में ये लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सीटों को बंटवारे को लेके या अपनी हिस्सेदारी को लेके क्या इनकी बात बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, तो उसकी कुछ तस्वीरें धीरे धीरे छनके निकल के आ रही हैं। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी समझ में आती है। अनुप्रिया पटेल भी क्या कह रही हैं, उनकी बात समझ में आ रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मानवीय पहलुओं से अगर हम देखें, कम से कम गनीमत इस बात की समझो, रोजगार को लेके थोड़ी बहुत सुगबुगाहट तो हुई। सरकार को ये लगने तो लगा है कि वास्तव में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए कोई ना कोई ऐसा विंग बना दिया जाए, ऐसा निगम बना दिया जाए, रोजगार तो कम से कम किसी तरीके से मिले। देखो, एक बात बहुत तल्ख सच्चाई हमको समझनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, उनके अपने खर्चे बहुत होते हैं। रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाओ, रेवेन्यू अच्छा खासा कमाया जा रहा है, लेकिन उसके अगर मुकाबले जब देखोगे, कर्ज भी डबल हो गया, सरकार कर्ज में भी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अब सरकारों के पास अब उतना पैसा नहीं बचा, और है तो वो रोजगार पे वो खर्च नहीं करना चाहती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब देखिएगा, टीचरों के बारे, बेसिक टीचरों के बारे में जो कल तुगलकी जो फरमान जो वाया कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, उसमें क्या होगा, जिसकी बेचारे की जो 40 साल की नौकरी हो चुकी है, जो बुजुर्ग जो टीचर है, उनको कहा गया है आपको टी का जो है कोर्स करना पड़ेगा, अगर नहीं करना पड़ेगा तो आपको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इससे आपको कुछ दिन के बाद में इसके रुझान दिखाई देंगे। कई लोग तो बेचारे सदमे में हैं। अब पूरी उन्होंने सेवा अपनी पढ़ाई बच्चों में दे दी है, पढ़ा रहे हैं, वो अलग सरकार की बीआरएस योजना निकली है, और कोर्ट ने नहीं इसको थोपा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आई, उसी में था कि शिक्षक कम से कम टेट होने चाहिए, उसी में यूजीसी ने भी सजेस्ट किया था। फिर जब सरकार नियम बनाएगी तो कोर्ट उसी को तो फॉलो करवा देगी। और क्वालिटी ये जो परसों का जो मैं फैसला बता रहा हूँ, ये मुंबई हाई कोर्ट के वर्डिक्ट था, उसको लेके इन्होंने क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया गया है। लेकिन जो भी हो, जज किसी का भी हो, बात वो नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है
बड़ा अखर रहा है, लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी बात से सहमत हूं, बता दूं सबसे ज्यादा इफेक्ट यूपी में पड़ रहा। मैं आज भी इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं ये प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे किसको देना है एग्जाम, किसको नहीं, जबकि क्लियर है। अब बात आई है तो मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट ने साफ कहा है या तो आप टेट पास करेंगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगा या नई नियुक्ति मिलेगी, और जो पुराने लोग हैं उनको एक ऑफर दे दिया गया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। वीआरएस लेने का ये नया तरीका है क्या आलोक जी? नहीं पुष्कर जी, अब ये तो बैकडेट पे कानून लागू करेंगे क्या? किस तरह से बता रहे हैं? क्योंकि भारतीय संविधान में तो व्यवस्था ये है कि भाई अच्छा 2020 से है, 2015 वाले से कब से करेंगे? 2020 में तो एजुकेशन अब नया प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, किसी नए शिक्षक की भर्ती तभी होगी जो अभी है। अब सरकार कोई कानून ले आए उसको गिरा दे, सुप्रीम कोर्ट का सीधा ये कहना है नई भर्ती तभी होगी जब आप टेट किए होंगे बेसिक में, और प्रमोशन भी। न्यू एजुकेशन पुष्कर जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर है नई भर्ती अगर हो रही तो ठीक है, लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनमें उनके लिए टेट करके कि अगर आप नहीं टेट क्वालिफाई करें तो आपको जबरन निकाल दिया जाएगा। अभी सतीश जी नंबर के साथ बता देंगे, मैं इसीलिए उनके पास नहीं गया था। अब कितने सारे टीचर प्रमोट होके बेसिक से जूनियर में पहुंच चुके हैं, अब उनका क्या होगा? वो एक बड़ी उहापोह की स्थिति है, लेकिन सरकारें अभी लोग समझे नहीं है, तो सरकार ने भी इस पर ध्यान, अभी कोई रूलिंग निकाली नहीं है। सतीश जी, क्या आपको लगता है ये सारे मुद्दे 27 में बड़े मुद्दे होंगे? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए कर्मचारी के साथ मुझे बड़ा भारत में ये बड़ा एक अलग तरह का बिहेवियर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो। सरकारें तभी गरीब होती है जब कर्मचारी को कुछ पैसा देना हो। संस्थान चाहे प्राइवेट सेक्टर के संस्थान भी तभी गरीब बनते। मैं मीडिया की छोटी सी बात कह रहा हूं पुष्कर जी, मजीठिया आयोग कहां है? तमाम जो छोटे छोटे अखबारों में काम करने वाले लोग, आज भी उनको उम्मीद है ना, और जो मीडिया है जो तमाम लोगों की बातें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी देश में मजीठिया आयोग आज भी इंतजार करता है। देखिए जहां तक ये सरकार के जिस तरह के डिसीजन आ रहे हैं, माननीय न्यायालय को ये इन सब जिस तरह के उनके सामने देखिए न्याय मिले या ना मिले यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। और न्यायालय में तमाम छोटे छोटे उल्टे सीधे साक्ष्य रख करके कहीं ना कहीं लोग न्याय को प्रभावित करते हैं। न्याय व्यवस्था का मतलब यह है कि वो तमाम चीजों को प्रमाणिकता नापी जाए। अभी जो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, 2011 के बाद जिस व्यक्ति ने भी नियुक्ति पाई है उस व्यक्ति को अब जो आपका 2010 वो 11 यूपी का है, 2010 से कहा है न्यायालय ने, 2010 का है। जी 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 तो ये सब चीजें हैं सर। कर्मचारी को अब सुनिए, किसको पेंशन मिलती है? जो पेंशन खत्म करने वाले लोग हैं, जो संसद में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, वो 4-4 पेंशन लेंगे। अगर एक व्यक्ति जो है, अब धनखड़ जी कितनी पेंशन लेंगे? वो विधायक भी रहे, वो सांसद भी रहे, और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो ये वो 3 लेंगे, 2,73,000। आप मेरा कहना ये है कि जो कर्मचारी आपके संस्थान से जुड़ता है, आपके साथ पूरा जीवन लगाता है, वो आप अचानक से उसकी नौकरी छोड़ दें, उसको जब राइट्स देने, अगर कर्मचारी खुश नहीं रहेगा तो कोई भी संस्थान, कोई भी सरकार कभी भी प्रोग्रेसिव सिद्ध नहीं हो सकती। सिस्टम में आपका एम्प्लॉय आपसे खुश रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉय अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ सरकारों को भी मिलेगा, संस्थानों को भी मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर। डॉक्टर आलोक पांडे, ये इस बात से मैं सहमत हूं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हो, कर्मचारियों के हित की बात अब उतनी नहीं होती है। प्राइवेट में आप चले जाएंगे तो वो जो पुल का काम करता है डिपार्टमेंट, वो कहीं और दिखता हुआ, मानव संसाधन का काम होते हुए दिखता नहीं है। और ये कोई छोटे कॉरपोरेट बड़े कॉरपोरेट की बात नहीं है, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। अभी जैसा रमेश जी ने कहा कि कुछ तो मिल रहा है, एक आशावादी आपने भी कहा, लेकिन कब तक? जो कोई MSc है, कोई PhD है, वो भी अब संविदा में नौकरी करने को तैयार है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि अच्छे ब्रेन्स भी कम पैसों में जाके काम कर रहे हैं।
थोड़ा बौद्धिक हो रही बहस, बिल्कुल लेकिन सही बात कह रहे अच्छी हैं। चल रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बहुत सारी कमियां हैं। 144 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन को, मानव संसाधन को सरकार उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब हम 100 करोड़ थे तब भी हमें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जब हम 50 करोड़ थे हम तब भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जब ऐसी सरकारें थी, जब अच्छा वेतन देती थी, सरकारी नौकरियां देती थी, एम्प्लॉय बहुत खुश रहता था, तब भी हम कितना एम्प्लॉय से आउटपुट ले लेते थे, कितना एम्प्लॉय बहुत काम करता था। ये भी एक नजरिया है। प्राइमरी टीचर को बिल्कुल बहुत बढ़िया वेतन मिलता था, खूब, और उसके बाद वो खेत जोतते थे। क्या गांव देहात में जब मैं छोटा था उस समय गांव देहात में प्राइमरी टीचर कितना पढ़ाने आता था, स्कूल में कितना पढ़ाने आता था? आप समझिए कि वो खेतवा जोतते थे और एक टीचर आया डंडा लेके बैठा, 3 खेत जोत रहे अपने। ये क्या देखा नहीं हमने आंखों से? एम्प्लॉय को खुश करने के चक्कर में वो काम ही नहीं कर रहा, काम लेना मुश्किल है उससे। ये अलग तरीके का भ्रष्टाचार आप खोल रहे हैं, ये आप एक अलग तरीके के भ्रष्टाचार पर आप डिस्कशन ले जा रहे हैं। वो उस पर एक पूरी बहस हो सकती है। जो सरकार के पास ऐसा नहीं है, आज बायोमेट्रिक है, फिर तब भी था कि लोग चेक करेंगे। देखिए, कुछ समाज का भी हिस्सा उसमें शामिल होता है। सरकार सफल तब होती है जब समाज भी साथ में होती है। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आखिरी में आपसे समाज बात कीजिएगा, लेकिन पुष्कर जी, जितने भारतीय समाज के गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दौर था 90 के दशक तक, किसने भारत को महान बनाया? 1950 से लेकर 1990 तक आने तक तब सरकार के पास व्यवस्था थी, कितना महान हो गया था भारत, कितना सशक्त हो गया था। हम सब जितने लोग बैठे हैं 89 में ठीक ठीक समझ रखते होंगे, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। डॉक्टर रमेश ठाकुर, जिन चीजों को आलोक पांडे जी उठा रहे हैं वो भी धरातल पे है कि कितना खुश कर दीजिएगा, वो काम चोरी जाती ही नहीं है। नहीं, काम चोरी नहीं जाती। इसी को लेकर तो देखो सरकारें तरह तरह के ये कानून, तरह तरह के बदलाव करते रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा अगर आप देखें तो सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है, जिसको एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उस दिन से वो ये मान लेता कि अब मेरी शादी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, अब मेरा तो जीवन बिल्कुल सफल हो गया, काम वाम की जरूरत नहीं है। मतलब इस चीज को लेके सरकारों ने सोचा कि नहीं, अब कुछ ऐसा फार्मूला निकाला जाए, इनको काम भी करना पड़े और इनके ऊपर प्रेशर भी रहे। लेकिन उसका उल्टा होता जा रहा है। अब आपने पहले कहा कि भाई एक मिनिमम वेतन लागू कर दिया जाए, 18,000 से किसी को हम कम नहीं देंगे। अब इसमें भी बड़ी भरम की स्थिति हो जाती है। आंगनबाड़ी को ले ले तो आंगनबाड़ी बेचारे 9 बजे से लेके 2 बजे तक जाते हैं, रोड पे भी जाते हैं, हर घर घर बच्चों को मिला। उनका वेतन कितना है? यूपी में मेरे ख्याल से 10 से 12,000 रुपए उनको मिलता है सहायिका को। और अच्छा ठीक, अब ये सारी चीजों को, अब इसको आप बदलाव कैसे करोगे इसको? और रही बात अब जब आउटसोर्सिंग वाली बात जब आ रही है ना, तो पुष्कर जी निश्चित तौर पे यही होगा, मेरी लाठी मेरी भैंस। ये बात सतीश जी ने भी कही थी उन एजेंसीज के लिए, ये सतीश जी ने भी बात कही थी। आउटसोर्सिंग के मुखिया कौन होंगे? जो नेताओं के करीब होंगे, जो सरकारों से जुड़े हुए होंगे, जो कार्यकर्ता लोग होंगे, ऐसे को मिलेगा। पुष्कर चौहान जी को नहीं मिलेगा, सतीश जी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जब अगर ऐसा होगा तो स्थिति क्या होगी वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आलोक पांडे जी, जल्दी जो आप बात रखना चाह रहे हैं आंगनबाड़ी पे। आंगनबाड़ी में पुष्कर की तनख्वाह बहुत कम है, 5-6 हजार जितने मेरी जानकारी। लेकिन मेरे दो जानकारी में 1-2 आंगनबाड़ी है कानपुर शहर में, उनके 20-20 लाख के मकान है। इतना भ्रष्टाचार, उनको वेतन की जरूरत नहीं है। नहीं, ये भी है। ये डॉक्टर साहब, आप, मैं अभी पहले भी यही कहा, ये किसी भी संघ, कोई भी संघ, अब ये कह दीजिए जो बैरियर पर दरोगा रहता है जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अभी वो कंटेम्प्ट में चला जाएगा चीज कि भाई सारे मास्टर ऐसे हैं, लेकिन गलत भी हो रहा है, सही, उसके चेक एंड बैलेंसेस है। अब किसी ने 20 लाख का मकान खड़ा कर लिया तो हर आंगनबाड़ी में काम करने वाला 20 लाख का मकान खड़ा किए। पुष्कर जी, जांच करा लीजिए आंगनबाड़ी में, आपकी मीडिया है। अगर 10 में से 80 की बहुत प्रॉस्परस स्थिति ना हो, मैं तो कम से कम सतीश जी, अगर मैं आलोक जी, रमेश जी की बात से निकालूं निष्कर्ष, तो सरकारी नौकरी तो बंद ही कर देनी चाहिए। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि सिस्टम, अगर कोई सिस्टम खराब हुआ है
उस सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सिर्फ वही मैं प्राइमरी कह रहा हूँ, सेक्शन इंस्टीट्यूशन कोई खराब नहीं होता है। भारत, अरे भाई इसरो भी है ना, तमाम डिपार्टमेंट है ना, मेट्रोलॉजी भी डिपार्टमेंट है ना, तमाम। सुनिए, इस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सर जी सर, एक यूपी सेतु निगम भी हुआ करता था पीडब्ल्यूडी के तहत। जी जी जी, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन, पुल बनाते थे वो लोग। तो ऐसा वो तो इराक और ईरान जाते थे पुल बनाने जी। तो ये चीजें हैं ना सर, ऐसा नहीं है। सरकारी सिस्टम में कुछ खामियां रही होंगी, सरकार को उसको सुधार करना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। सरकार इसलिए चुनी गई है कि अगर कहीं कोई खामियां निकलती है, सरकार अच्छी नीति बनाए। योगी जी अच्छी नीति बनाए। अगर प्राइमरी सेक्शन का टीचर्स, आप कैसी बात कर रहे हो? प्राइमरी सेक्शंस का टीचर जिस तरीके से काम कर रहा है, 75 साल में सारी सरकारों ने बहुत कोशिश की खामियां ठीक करने की। 75 साल से सब सरकारों की खामियां कोशिश करने की बहुत ठीक की कि खामियां खत्म हो आलोक जाए। जी, खामियां आलोक जी, पैदा कर लेती मैं है। एक मिनट छोटा सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि खामियां ठीक हो नहीं पाई 75 साल में, ये क्या गारंटी है कि जब ये संविदा पे नौकरियां मिलेंगी इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं आएगा? सतीश जी ने भी पहले उस पर इशारा किया और डॉक्टर रमेश ठाकुर ने भी किया। उसका संविदा पे होने पर एक बड़े, देखिए उसका दबाव रहता है संविदा पे होने पे नौकरी जाने का। ये एक ऐसा दबाव है जो बहुत सी चीजों को डर से अच्छी चीजें नहीं निकलती हैं, डर से अच्छी चीजें नहीं निकलती हैं। उसका बगैर डर की कितनी अच्छी निकल आएंगी। अगर डर से अच्छी चीजें निकलती ना तो कत्ल की सजा डर की वजह से चाइना नंबर 1 है पुष्कर जी। हम चाइना का हमेशा उदाहरण लेते हैं, लेकिन बताइए चाइना में डेमोक्रेसी है? डर की वजह से वहां ये आउटपुट है। ये अब आप 8 बजे अगर डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे तो मैं ना कर पाऊंगा, मेरे पास नहीं, सॉरी। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। सतीश जी आखिरी में 10 सेकंड आपको दूंगा, क्या इसका अभी राजनीतिकरण होना बाकी है इस फैसले का? कहीं ये चीजें इंपैक्ट डालेगा। एक युवा है, उसका एक सपना है, उसने बाकायदा एजुकेशन पाई है। हर यूथ का एक सपना है। अगर उसको नौकरी पाई है, सरकार उसको नए संस्थान आप खोल रही है, तो उसको नौकरी देने की, उसको कार्य देने की जिम्मेदारी सरकार की है। योगी सरकार को आउटसोर्सिंग को छोड़ करके बाकायदा परमानेंट नियुक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, माध्यमिक में आप टीचर की देखेंगे तो वहां 7 साल से कोई नियुक्ति नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस सब, आप कैसी बात कर रहे हो पुष्कर जी? मैं कहना नहीं चाह रहा था, अगर सीखना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार से पूछो। 1,10,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में सफाई है। इतनी सफाई बाकायदा मलिन बस्तियों में, शहरों की नहीं है, गांवों में सफाई है। बढ़िया सड़कें बनाई, आरसीसी की सड़कें भी बनाई। 5,000 में दूसरा रख लेते, खुद नहीं जाते हैं। नहीं, आप सुनिए। आलोक जी, मैं आपके हर बात से सहमत हूं। वो विसंगति बैठे अधिकारी करवा रहे हैं ना, सरकार की मंशा में सवाल नहीं है उस फैसले पर। लेकिन आज सतीश जी की एक बात से मैं भी सहमत हूं, उसका जी 10 सेकंड और। सतीश जी की इस बात से सहमत हूं कि जो सरकारी पद खाली हैं, ये खाली पद भरे जाने चाहिए। ये देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, क्योंकि खाली पद जब होता है वो डेवलपमेंट को कमजोर करता है। तो खाली पद निश्चित रूप से भरे जाने चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स है। अगर पद खाली है तो आप बेहतर काम कैसे ले सकते हैं? इसलिए खाली पद यथाशीघ्र भरे जाने चाहिए। सतीश जी की इस बात से मैं 200% सहमत। सतीश जी आपका, डॉक्टर आलोक पांडे आपका और डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आउटसोर्सिंग के लिए नियम तय कर दिए गए हैं कि तनख्वाह भी 1 से 5 की तारीख में आ जाएगी, पेंशन का भी जुगाड़ है, हर चीज़ करने की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन नए विवादों ने भी जन्म ले लिया है। जैसे विपक्ष कह रहा है और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनकी भी यही राय थी कि सरकार संविदा पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है परमानेंट नियुक्तियों पर ध्यान दे। धन्यवाद। Finisher Windows
ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।